हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेईई सेक्शन ई कार्बोनाइल कंपाउंड एंड कार्बोजाइलिक एसिड का क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है एन अल्कीन ए ऑन ओजोनोलिसिस यील्ड एसीटोन एंड एन एल्डिहाइड बी। द एल्डिहाइड इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू एन एसिड बी व्हेन बी इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस इट यील्ड्स ए कंपाउंड सी व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ए हाइड्रोक्सी एसिड डी। This acid can also be obtained from acetone by reaction with hydrogen cyanide followed by hydrolysis। तो आपको बोल रहा है कि एक अल्कीन है जिसका कि ओजोनोलिसिस करते हैं तो एसीटोन और एक एल्डिहाइड मिलता है, और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड मिलता है जिसका कि नाम बी दिया गया है कार्बोजाइलिक एसिड का। और बी का जब रिएक्शन करते हैं फॉस्फोरस Br2 से तो आपको कंपाउंड मिलता है सी जिसका कि फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोक्सी एसिड डी मिलता है। और ये डी आप एसीटोन का रिएक्शन यदि हाइड्रोजन साइनाइड से करवाते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तब भी डी आपको प्राप्त होता है। तो एबीसीडी आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले तो ए आपके पास अल्कीन है, इसका ओजोनोलिसिस होता है तो आर सी एच ओ प्लस एसीटोन मतलब सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड सी एच थ्री मिलता है। अब आपको पता होना चाहिए कि ओजोनोलिसिस में क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इसमें से डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाता है, मतलब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ओ के जगह डबल बॉन्ड लगा दीजिएगा तो आपका ए हो जाएगा अल्कीन, मतलब आर सी एच, और ऑक्सीजन दोनों हटा दीजिए और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दीजिए तो सी एच डबल बॉन्ड कार्बन, और इससे दो मिथाइल ग्रुप जो अटैच था। आप चाहें तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इसमें से देखिए डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो ऑक्सीजन जोड़िएगा तो आर सी एच डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। सिमिलरली यहाँ भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड सी एच थ्री, तो आपका एसीटोन प्लस एल्डिहाइड बनेगा। इसके बाद फिर एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोजाइलिक एसिड बनेगा आर सी ओ एच। इसके बाद फिर कार्बोजाइलिक एसिड जो बना है इसका रिएक्शन करते हैं रेड फॉस्फोरस Br2 से तो सी बनता है, फिर फर्दर उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो डी बनता है। तो रेड फॉस्फोरस Br2, यहाँ पे फॉस्फोरस Br2 लिखा हुआ है, इसका मतलब वही हुआ, ये एक्चुअली में HVZ रिएक्शन होता है। तो HVZ रिएक्शन होता है तो इसमें आपका अल्फा कार्बन से यदि हाइड्रोजन अटैच है तो उसको रिप्लेस कर देता है ब्रोमीन से, मतलब कार्बोजाइलिक एसिड के बाद नेक्स्ट कार्बन जो होगा वहां से हाइड्रोजन हटेगा और Br लग जाएगा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n + 1 और COOH। अब इसमें से एक हाइड्रोजन हटेगा अल्फा कार्बन से और Br लगेगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए तो CnH2n और फिर एक Br लग गया तो Br भी एक आ जाएगा C में और COOH, ये आपका C होगा। इसके बाद फिर फर्दर इसका रिएक्शन करवाते हैं सिलिकॉन हाइड्रोलिसिस, मतलब H2O से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो H2O से जब रिएक्शन होगा तो यहाँ से Br हटेगा और OH लगेगा, मतलब CnH2n और यहाँ से OH लग जाएगा Br के जगह और COOH। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब ये जो D बना है, D आप इस तरह से भी बना सकते हैं, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका रिएक्शन करवाते हैं पहले HCN से, उसके बाद फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस। तो आपके पास कार्बोनाइल है एसीटोन जो है और यहाँ निक्लोफाइल CN-, तो कार्बोनाइल जो निक्लोफिलिक एडिशन करता है तो निक्लोफाइल अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है ये पाई बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन इससे दो CH3 ग्रुप पहले से अटैच था, CN- अटैक किया तो इस कार्बन से CN अटैच कर दीजिए और फिर ये डबल बॉन्ड O- में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर हाइड्रोलिसिस मतलब H2O से रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि RCN का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो RCOOH बनता है। कार्बोजाइलिक एसिड मतलब CN जो है COOH में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये COOH और ये OH हो जाएगा, तो कार्बन इससे एक OH ग्रुप इस तरह से और एक COOH, बाकी दो मिथाइल ग्रुप तो था ही, तो ये आपका D हो गया। देखिए CnH2n OH COH आपका ये D है, मतलब N का वैल्यू 3 होगा, तो N का वैल्यू 3 होगा तो C3
H6OH COOH, मतलब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, कार्बन, इससे 2 मिथाइल ग्रुप OH और COH अटैच है। अब C में से सॉरी ये D हो गया, D में से C बनाना है, तो C में से D कैसे बना, H2O से जब रिएक्शन हुआ तो Br हटा और OH लग गया, मतलब यदि रिवर्स कर देंगे तो C बन जाएगा। तो OH की जगह यदि Br लगाएंगे तो आपका C बन जाएगा, तो इसमें से OH की जगह Br लगा दीजिए, तो कार्बन यहाँ से एक Br COOH CH3 और एक CH3, इस तरह से। तो ये आपका C हो गया। C में से अगर H2O से रिएक्शन करवाएंगे तो Br की जगह OH लग जाएगा, D हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट रेड फॉस्फोरस ऑब्लिक Br2, तो ये COH के बाद नेक्स्ट अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Br लगाता है HBZ, तो यहाँ पे Br की जगह हाइड्रोजन होगा तो आपका B बन जाएगा, तो यहाँ कार्बन और Br की जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए, बाकी COH और 2 मिथाइल ग्रुप तो था ही। अब इसका रिएक्शन जब फॉस्फोरस ऑब्लिक Br2 से होगा तो अल्फा हाइड्रोजन की जगह Br लगेगा C, तो ये आपका B होगा। ये RCOH एल्डिहाइड से बना है, मतलब RCHO से COH, CHO की जगह COH, तो यहाँ B में से COH की जगह अगर CHO कर दीजिएगा तो आपके पास एल्डिहाइड हो जाएगा, तो CH CHO CH3 CH3। और R ग्रुप आपको पता चल गया, देखिए ये पूरा R ग्रुप है, RCHO, तो यहाँ से A पता चल जाएगा, R ग्रुप यहाँ पे यदि आप अटैच कर दीजिएगा तो A हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ से जो है R की जगह ये पूरा ग्रुप अटैच कर दीजिए, CH फिर CH3 होल 2, यहाँ से CH और इससे 2 मिथाइल ग्रुप, तो ये आपका A हो गया। A B कार्बोक्सिलिक एसिड, C उसके बाद ये D, तो आपको ABCD सभी पता चल चुका है, यहाँ देखिए ABCD ही पता करना था। इसके बाद 6 गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट, एसिटिक एसिड कैन बी हेलोजिनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड Cl2 बट फॉर्मिक एसिड कैन नॉट बी हेलोजिनेटेड इन द सेम वे। तो अभी हम फिफ्थ में ये जो B से फॉस्फोरस ऑब्लिक Cl2 के बाद C बना रहे थे, सॉरी फॉस्फोरस ऑब्लिक Br2 था तो C बना रहे थे, तो वही काम तो यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे Br2 की जगह बस Cl2 है, तो उसके लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, तो CH3COH एसिटिक एसिड, तो इसमें देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद नेक्स्ट कार्बन, अल्फा कार्बन, इससे अटैच हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन एसिटिक एसिड में प्रेजेंट है, तो ये हेलोजिनेटेड हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन जो है हेलोजन से, मतलब हाइड्रोजन जाएगा और क्लोरीन लगेगा, तो CH2Cl, मतलब एक हाइड्रोजन गया Cl लगा और COOH। लेकिन फॉर्मिक एसिड HCOOH, तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद नेक्स्ट कार्बन ही नहीं है, मतलब अल्फा कार्बन प्रेजेंट ही नहीं है, तो अल्फा कार्बन नहीं है तो HBZ रिएक्शन नहीं होगा, इसका नाम होता है HBZ रिएक्शन, फॉस्फोरस ऑब्लिक Br2 या Cl2 हो तो, मतलब HBZ रिएक्शन नहीं कर सकता है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो इसलिए हेलोजिनेशन नहीं करता है फॉर्मिक एसिड जिस तरह से एसिटिक एसिड करता है। सेकंड, फॉर्मिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड HCOH स्ट्रॉन्गर एसिड होता है एसिटिक एसिड से, क्यों, तो स्ट्रॉन्गर एसिड के लिए कंजुगेट बेस का स्टेबल होना जरूरी है, तो जो ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस बनाएगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, तो देखिए ये जब H+ रीच करेगा तो HCO- और जब एसिटिक एसिड H+ रीच करेगा तो CH3C≡O-, तो नेगेटिव चार्ज किस केस में ज्यादा स्टेबल है, तो देखिए यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस वाला फैक्टर तो कॉमन हो गया। अब CH3+I लगा रहा है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो CH3+I से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, जबकि नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो खींचेगा वही नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ नहीं कर रहा है, रिलीज कर रहा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो स्टेबलाइज नहीं करेगा, अनस्टेबल करेगा। इस केस में ये खींच नहीं रहा है तो दे भी तो नहीं रहा, हाइड्रोजन रिफरेंस होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ना तो खींच रहा है ना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो न्यूट्रल तो है कम से कम, अनस्टेबल तो नहीं बना रहा है, तो इसलिए इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस ये है, तो ज्यादा स्टेबल है तो एसिडिक का स्ट्रेंथ भी फॉर्मिक एसिड का ज्यादा होगा, मतलब फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है एसिटिक एसिड से।
इसके बाद नेक्स्ट है सजेस्ट रीजन फॉर द लार्ज डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ब्यूटानॉल एंड ब्यूटानल ऑल्दो दे हैव ऑलमोस्ट सेम सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो आपको ब्यूटानॉल और ब्यूटानल में बताना है लार्ज डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट में क्यों होता है, जबकि वाटर में सॉल्युबिलिटी सेम है दोनों का। तो एक्चुअली में RCHO CH डबल बॉन्डो और ROH, तो अल्कोहल मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, लेकिन एल्डिहाइड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन 3 एटम से कनेक्टेड होना जरूरी है, FON, या तो फ्लोरीन से या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से। एल्डिहाइड में ऐसा नहीं होता है, जबकि अल्कोहल में देखिए ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो आपस में ये सब एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अट्रैक्शन में रहता है। अट्रैक्शन में रहता है तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब हाई टेम्परेचर करना पड़ेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जबकि सोल्युबिलिटी सेम होता है। सोल्युबिलिटी सेम क्यों होता है? क्योंकि सोल्युबिलिटी के लिए H2O में सोल्यूबल होना चाहिए, तो इस केस में ये ऑक्सीजन और यहाँ H2O में जो है ऑक्सीजन से कनेक्टेड है हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एलिजिबल है, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्शन में रहता है। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है वाटर के साथ, तो सोल्युबिलिटी लगभग सेम होता है। तो यही रीजन है कि वाटर के साथ दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, तो इसलिए सोल्युबिलिटी लगभग सेम। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपस में अट्रैक्शन चाहिए, तो ब्यूटानल तो आपस में अट्रैक्टेड रहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। लेकिन ब्यूटानल एल्डिहाइड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता, मतलब दूसरे एल्डिहाइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है, तो कम टेम्परेचर पे ही बॉयल हो जाता है। नेक्स्ट, हाइड्राजोन्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर नॉट प्रिपेयर्ड इन हाईली एसिडिक मीडियम। तो ये बोल रहा है हाईली एसिडिक मीडियम में हाइड्राजोन जो है एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपेयर नहीं होता है। तो ये एक्चुअली अमोनिया डेरिवेटिव है, NH2 हाइड्राजीन। इसका रिएक्शन जब कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ होता है एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, तो हाइड्राजोन बनाता है। मैकेनिज्म होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, आपके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। लेकिन हाईली एसिडिक मीडियम में ये बेस भी तो है, बेस है, तो हाईली एसिडिक मीडियम में H+ एक्सेप्ट करके NH3+ बनाता है। NH3+ मतलब इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल कार्बोनाइल पे रिएक्शन नहीं करता है। कार्बोनाइल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है एल्डिहाइड या कीटोन पे, तो इसलिए हाईली एसिडिक मीडियम में हाइड्राजोन प्रिपेयर नहीं होता है, क्योंकि हाइड्राजीन जिससे हाइड्राजोन बनता है वो न्यूक्लियोफाइल के जगह इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट हो जाता है H+ के साथ रिएक्शन करके। फिफ्थ, आयोडोफॉर्म इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद हाइपोआयोडाइट बट नॉट विद आयोडाइड आयन। तो ये बोल रहा है कि आयोडोफॉर्म ऑब्टेन होता है यदि एसीटोन का रिएक्शन करवाते हैं हाइपोआयोडाइट मतलब IO- से, लेकिन यदि I- से रिएक्शन करवाते हैं तो आयोडोफॉर्म CH3 ऑब्टेन नहीं होता। कहने का मतलब IO- आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है लेकिन I- नहीं देता है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि CH3COO तो इसके लिए आपका रिएजेंट होता है I2/OH-, मतलब आयोडीन इन बेसिक मीडियम। और जब ये आपस में रिएक्शन करता है तो आपस में रिएक्शन करके IO- प्लस I- में डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है। अब ये जो IO- है तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रहता है और आयोडीन पे पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बेस की तरह एक्ट कर सकता है, तो इसलिए H+ एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ से ये रिएक्शन करके CH3 बनाता है, क्योंकि बेस का काम भी हो गया IO- से, तो इसलिए IO- तो कर लेता है, लेकिन I- बेस की तरह एक्ट नहीं कर सकता, I- बेस होता ही नहीं है, तो यहाँ पे ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा, मतलब आयोडोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा I-, जबकि IO- में ये बेस की तरह एक्ट कर लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और आयोडीन पे पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम। लेकिन I- में तो आयोडीन पे ही नेगेटिव चार्ज है और ये बेस की तरह एक्ट नहीं कर सकता है, तो एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा। आपको यदि मैकेनिज्म ध्यान हो तो एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है आयोडोफॉर्म रिएक्शन में, इसलिए हाइपोआयोडाइट तो एसीटोन से CH3 आयोडोफॉर्म बना देता है, लेकिन I- नहीं बना पाता है। नेक्स्ट है इन एसाइलियम आयन द स्ट्रक्चर RC ट्रिपल बॉन्डो+ इज मोर स्टेबल देन RC डबल बॉन्डो+। तो कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है? तो आपको इसके लिए ऑक्टेट देखना पड़ेगा। तो इस केस में देखिए ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाया हुआ है
एक लोन पेयर इसके पास होगा, तो 3 × 2 + 2 तो 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और यहाँ कार्बन के पास 4 बॉन्ड है तो 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इस केस में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ही, एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये स्ट्रक्चर का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये स्टेबल होगा। रीजन है कि ऑक्टेट सभी एटम का कंप्लीट है, लेकिन यहाँ कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए ये अनस्टेबल है इसके कंपेरिजन में। तो बात सही है, सॉरी बात थोड़ी सही बताना था, रीजन बताना था। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट रीजन है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने के कारण अनस्टेबल है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। इसके बाद 7th, although phenoxide ion has more number of resonating structure than benzoate ion, benzoic acid is a stronger acid than phenol. Why? तो सबसे पहले तो दोनों का स्ट्रक्चर बनाइए, फिनोक्साइड आयन और बेंजोएट आयन। तो यहाँ से बेंजीन से O- अटैच है, ये आपका फिनोक्साइड आयन है, और बेंजीन से COO- है, तो ये आपका C डबल बॉन्ड O- बेंजोएट आयन है। तो एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब उसका कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कंजुगेट बेस बेंजोएट आयन का ज़्यादा स्टेबल होगा, ऑब्वियस बात है, तभी तो बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा फिनोल से। अब इसका रीजन क्या है, क्यों स्टेबल होगा? तो आपको पता होगा कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, लेकिन जब ये कंजुगेशन करेगा तो भले रेजोनेटिव का स्ट्रक्चर ज़्यादा बन रहा है, लेकिन कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन इस केस में दो इक्वल कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिव का स्ट्रक्चर बनता है, और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज रहता है दोनों केस में। देखिए CO- डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये इस तरह से रेजोनेंस करेगा तो निगेटिव चार्ज फर्दर इस पे आ जाएगा। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इन दोनों पे, यहाँ एक ही मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, बाकी कंजुगेशन करेगा तो कार्बन पे आएगा। तो इसलिए कंजुगेट बेस जो है फिनोल और बेंजोइक एसिड में, बेंजोइक एसिड का ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है फिनोल से। इसीलिए आपको यदि ध्यान होगा तो SO3H सल्फोनिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्यों? क्योंकि जब ये H+ रीच करेगा तो SO3- बनेगा, S डबल बॉन्ड O-, और ये जब कंजुगेशन करेगा तो नेगेटिव चार्ज इस इस ऑक्सीजन पे आएगा, सिमिलरली कंजुगेशन करेगा तो इस ऑक्सीजन पे, मतलब नेगेटिव चार्ज 3 ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ऑक्सीजन बहुत ही इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है, तो नेगेटिव चार्ज को बहुत स्टेबलाइज करेगा कंजुगेशन के बाद, तो स्टेबलाइज करता है, तो इसलिए सल्फोनिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कार्बोजाइलिक एसिड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बेंजोइक एसिड रहे या कोई भी कार्बोजाइलिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट है, एक्सप्लेन व्हाई ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर व्हाइल पारा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इज ए हाई मेल्टिंग सॉलिड। तो आपको बताना है कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड लिक्विड रहता है, जबकि पारा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड सॉलिड रहता है। क्यों? तो आप जो है इसका स्ट्रक्चर बनाइए, ऑर्थो हाइड्रोक्सी और पारा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का। तो PHCHO बेंजीन, इससे CHO अटैच कर दीजिए, CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑर्थो पोजीशन से O और H। तो ये देखिए इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है, मतलब विद इन द मोलिक्यूल रहता है, जबकि पारा हाइड्रोक्सी में इंटरमोलिकुलर रहता है, बिटवीन 2 मोलिक्यूल। यहाँ से CHO और यहाँ से OH, ये एक दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप के साथ अट्रैक्शन में रहेगा। यहाँ से CHO रहेगा, ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये OH और ये CHO। सिमिलरली यहाँ OH रहेगा, ये दूसरे पारा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के CHO के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है। तो दो मोलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन रहता है, तो इसलिए अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है तो सॉलिड स्टेट में रहता है, जबकि ये विद इन द मोलिक्यूल रहता है। विद इन द मोलिक्यूल रहता है तो दो मोलिक्यूल के बीच में उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता है, तो इसलिए ये लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। इसीलिए जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो हाइड्रोक्सी का कम होता है पारा हाइड्रोक्सी से। क्यों? क्योंकि जब ये बॉयल होगा तो गैसियस स्टेट में भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगा, ये गैस में चला जाएगा, ये आपस में कनेक्टेड रहेगा, लेकिन इसको बॉयल करने के लिए अलग करना पड़ेगा इन दोनों मोलिक्यूल को, क्योंकि ये दोनों आपस में अट्रैक्शन में है, तो अलग करने के लिए इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो
टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब हाई टेम्परेचर मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा टेम्परेचर पे ये बॉयल होगा। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द फॉलोइंग विथ अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर। तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो सबसे पहले CH3CO होल 2O मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं C2H5OH। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप बाहर मतलब SN2TH, तो इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ से OC2H5 एक्चुअली में यहाँ H भी रहेगा, लेकिन ये अपना लोन पेयर दे दिया पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए H प्लस रिलीज कर देगा। तो ये आपका स्टेप बनेगा CH3COO C2H5 इथाइल एसीटेट, और यहाँ से CH3COO माइनस लिविंग ग्रुप चला जाएगा, और ये जो H प्लस रिलीज हुआ H प्लस एक्सेप्ट करके CH3COOH बनाएगा, मतलब इथाइल एसीटेट प्लस एसिटिक एसिड। तो आपका क्वेश्चन मार्क जो है इथाइल एसीटेट है। नेक्स्ट आपको रिएक्टेंट बताना है जिसका रिएक्शन NaOH से करवाएंगे तो PHCH डबल बॉन्ड CHCHO मतलब सिनामिक एसिड बनेगा। तो ये देख के ही पता चल रहा है कि एल्डोल कंडेंसेशन हुआ है। तो एल्डोल कंडेंसेशन हुआ है तो यहाँ डबल बॉन्ड आया है, मतलब कि एल्डोल प्रोडक्ट आपका यहाँ OH और यहाँ OH नहीं H, और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, तो ये सिंगल बॉन्ड, ये आपका एल्डोल मतलब एल्डोल प्रोडक्ट हो गया। और क्रॉस प्रोडक्ट है क्योंकि दो डिफरेंट टाइप का कार्बोनिल का रिएक्शन हो रहा है। देखिए CHO CH2 माइनस, ये CH2 माइनस अटैक किया होगा इस पे, तो यहाँ से CH2 CHO अटैच हो गया, मतलब कि PHCHO प्लस CHO CH3, क्योंकि CH2 माइनस H प्लस रिलीज करने से बना होगा। तो CHO यहाँ से CH2 ये H प्लस रिलीज करने के बाद मतलब CH3 होगा, तो CH3CHO एक एल्डिहाइड हो गया। उसके बाद PHCH डबल बॉन्ड O, PHCH डबल बॉन्ड O बेंजल्डिहाइड प्लस एसिटल्डिहाइड। एक्चुअली में बेस पहले इस H प्लस को रिलीज किया होगा तो CH2 माइनस, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ये अटैक किया तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, तो PHCH और यहाँ से O माइनस फर्दर H प्लस एक्सेप्ट करके OH बनाया, तो PHCHOH, और इस कार्बन से ये CH2CHO अटैच हो जाएगा, तो यहाँ से CH2CHO, अब फिर फर्दर यहाँ से OH और यहाँ से H हटेगा तो कंडेंसेशन, तो इस तरह से यहाँ से OH हटा, यहाँ से H हटा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो ये आपका प्रोडक्ट बना। मतलब आपका रिएक्टेंट जो है बेंजल्डिहाइड प्लस एसिटल्डिहाइड है। अब अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।